पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मजार है जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं और चले जाते हैं। एक दिन उस मजार में एक बड़े मौलाना साहब आए हुए थे। सारे लोग उनसे मिलने के लिए दौड़े। उन्हीं मिलने वालों में एक आदमी भी ऐसा था जिसकी लंबी दाढ़ी थी, सर पर टोपी और कुर्ते पजामे में मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था और उसने भी उस मौलाना साहब के पास जाके उनसे हाथ मिलाया। लेकिन तभी मौलाना साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनसे कहा कि बेटा, तुम कोई मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हो। जैसे ये बात वो लड़का सुनता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है और कहता है, कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि मैं मुस्लिम ना हूँ, मैं तो पक्का मुस्लिम हूँ। तो मौलाना साहब कहते हैं कि अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे कान में छेद क्यों है, ये तो हिंदू करवाते हैं। उस पर उस लड़के ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मेरे कान में छेद है। एक्चुअली मैं एक कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, पहले मैं हिंदू था लेकिन अब इस्लाम को अपना लिया है। इस पर वो मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, तू अब भी हिंदू ही है। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा घबरा सा जाता है। तो मौलाना कहते हैं, घबराओ मत, मेरे साथ मेरे घर चलो। मजार से 10-5 मिनट की दूरी पर उनका घर था। जैसे ही ये दोनों उनके घर पहुँचे तो उस मौलाना साहब ने अपना घर खुलवाया। ये दोनों घर के अंदर गए तो घर पूरा सुनसान था, घर में कोई भी नहीं था। अंदर बुलाकर वो मौलाना साहब दोबारा उस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम हिंदू हो। वो लड़का फिर जवाब देता है, नहीं मौलाना साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद मौलाना अपने घर की एक अलमारी खोलते हैं और उसके अंदर से बहुत सी मूर्तियां निकाल कर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भी हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूँ। ये सुनकर वो लड़का घबरा जरूर जाता है लेकिन साथ ही खुश भी होता है। वो मौलाना साहब से पूछता है कि आप ऐसे पाकिस्तान में क्यों रहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे सारे साथियों को यहाँ मार दिया गया है, अब मैं अकेला यहाँ रहकर अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। इस पर वो लड़का ये मान लेता है कि हाँ, मैं भी हिंदू हूँ और अपने देश के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। ये कहानी किसी आम लड़के की नहीं है बल्कि उस लड़के का नाम था अजीत डोवल, जिन्हें आप जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्हें देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट माना जाता है। उन्हें देश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ओहदा भी सौंपा गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी बोची, कभी सड़क के पागल का भेष अपनाकर तो कभी धर्म बदलकर, कभी दुश्मनों के मोर्चे में घुसकर उनका सबसे बड़ा मददगार दिखाकर उनकी सारी डिटेल लेकर अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए जिनको सुनकर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। साल था 1945। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोवल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके फादर इंडियन आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर थे। शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने आर्मी स्कूल में ही की थी। मास्टर्स खत्म करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई करके इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। 1968 में उनकी पोस्टिंग केरला के काडरे में हुई। उनकी पोस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद 1971 में केरला के थालासिरी गाँव में हिंदू मुस्लिम के बीच टेंशन की शुरुआत हो गई। 1972 तक उन टेंशन ने एक राइट्स की शक्ल अपना ली। लोग एक दूसरे को मारने लगे और माल लूटने लगे। हालात जब बेकाबू हो गए तो इस टाइम के होम मिनिस्टर के करुणाकरन को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इन राइट्स को कंट्रोल कर सके। तभी उनको एक यंग ऑफिसर अजीत डोवल का पता मिला। होम मिनिस्टर इन राइट्स पर काबू पाने के लिए अजीत डोवल को चुनते हैं। अजीत डोवल ने इतनी होशियारी से दोनों कम्युनिटीज के बीच सुलह करवाई कि जिस कम्युनिटी के पास भी वो जाते थे उन्हें लगता था कि वो उनकी तरफ है। इस तरह करके कुछ ही दिनों में उन्होंने पूरे इलाके पर अपना काबू जमा लिया और अपनी इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसी की नजरों में आ गए और तभी उन्हें सेंट्रल सर्विस के लिए केरला से दिल्ली बुला लिया गया और तभी से उन्होंने जासूसी की दुनिया में कदम रखा। 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद आखिरकार अजीत डोवल को आईबी में चुन लिया जाता है। 1970s में इंडिया की नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में अनस्टेबिलिटी होने लगी और वहाँ की स्टेट्स खुद के लिए एक सेपरेट कंट्री की मांग करने लगे। ये सिचुएशन दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए काफी गंभीर थी। ऐसे में आईबी को एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत थी जो इन रीजन्स में जाकर वहाँ की हालत को काबू करे। अजीत डोवल की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी और मैरिज के कुछ ही महीनों के बाद ये टास्क अजीत डोवल ने फिर से अपने सर ले लिया और वहाँ जाकर एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया और उनको भारत सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े। वहाँ चुनाव कंडक्ट करवाया गया और अजीत डोवल एक बार फिर अपने मिशन में कामयाब हो गए और ऐसा ही कुछ सिक्किम में भी हुआ था। लेकिन वहाँ भी अजीत डोवल ने अपनी चालाकी से सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज करके दिखा दिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की हालत तो पूरी तरह काबू में आ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के खालिस्तानी मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल को अपना शेल्टर बनाकर अपने अलग मुल्क की मांग करने लगे। जब प्रॉब्लम सर से बाहर होने लगे तो इस मसले को पूरी तरह खदेड़ने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया, जिसमें अजीत डोवल की बहुत अहम भूमिका रही। उन्होंने वहाँ के मिलिटेंट्स का पता लगाने के लिए एक रिक्शे वाले का भेष अपना लिया और इन मिलिटेंट्स पर इतना छाप बिठाया कि उनको यकीन हो गया कि ये बंदा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है और उनकी मदद के लिए वहाँ आया है। और इसी तरह वो उन मिलिटेंट्स के साथ रहकर हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी और उन्हीं इंफॉर्मेशन की मदद से उन
मिलिटेंट्स को पूरी तरह खदेड़ दिया गया। अजीत डोवल का पाकिस्तान मिशन उनके कैरियर का सबसे क्रूशियल प्रोडक्ट रहा। 1972 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और कामयाब भी हो गया तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम पीछे क्यों रहे, और तभी पाकिस्तान के साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान ने अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए चाइना और फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस ने पहले तो पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन बाद में उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया लगातार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद करता रहा। इन सब चीजों की खबर जैसे ही PM इंदिरा गांधी को हुई तो उन्होंने चाइना और पाकिस्तान में अपना स्पाई नेटवर्क बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। इस प्रोजेक्ट के लिए डोवल को पाकिस्तान भेजा गया। वो एक भिखारी का भेष बनाकर कहूटा शहर में रहने लगे, क्योंकि उनको कहीं से पता चला था कि यहीं पर खान रिसर्च सेंटर नामी इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर एक भिखारी बनकर रहने लगे और साइंटिस्ट की आमदोरफ्त पर नजर रखने लगे। लेकिन ये इंश्योर करना मुश्किल था कि क्या वाकई पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यही चल रहा है। इसके लिए वो उस बार्बर की दुकान पर गए जहाँ वो साइंटिस्ट बाल कटवाते थे, और वहाँ से उनके बाल कलेक्ट करके उनको इंडिया भेज दिया। यहाँ की टेस्ट में पता चला कि ये सैंपल्स न्यूक्लियर रेडिएशंस में एक्सपोज्ड हैं। अब ये फाइनल हो गया था कि इसी सेंटर में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी का तख्ता पलटकर मोरारजी देसाई देश के PM बन चुके थे, और उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। इस मिशन में इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय अगरचे नहीं किया, लेकिन अजीत डोवल की मदद से भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी डिटेल्स प्राप्त करने में कामयाब रहा। एक्सपर्ट का मानना है कि 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग में से हर एक की टर्मिनेशन में अजीत डोवल का बड़ा योगदान रहा। 7 साल पुलिस फोर्स और 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद 2005 में वो IB की चीफ पद से रिटायर हो गए, लेकिन इसके बाद भी वो देश की पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व रहे हैं। 2014 में PM मोदी ने उनको देश के 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, और NSA बनने के बाद ही भारत को इराक के ISIS की तरफ से एक बड़ी चुनौती मिली, जब ISIS ने इंडिया के 46 नर्सेज को बंदी बना लिया था। अजीत डोवल बहुत ही खुफिया तरीके से इराक पहुंचे और वहां की सरकार के साथ बातचीत करके कुछ ही दिनों के अंदर सभी को वापस इंडिया लिया। इसके अलावा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के मास्टरमाइंड भी डोवल ही माने जाते हैं। कई बार बात उनकी जान पर आई, लेकिन अपनी जान को दांव में डालकर उन्होंने देश की सिक्योरिटी को सर आंखों रखा, लेकिन कभी भी घबरा कर एक कदम भी उन्होंने पीछे नहीं किया। वो अपने दुश्मनों से बहुत आगे की सोच रखते हैं। ये थी कहानी इंडिया के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए लेटेस्ट बुलेटिन के साथ।